नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए हम लोग डेली का सेशन जो है वो एक मोटिवेशनल कोट से प्रारंभ करते हैं। तो आइए देखिए, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होके बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आपको इसमें सिर्फ यही बताने की कोशिश की गई है कि आप जिस सपने को साकार करने के लिए आपने अपना संकल्प किया है, उस सपने को साकार करके ही छोड़िएगा। अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा खुशी जो होगी वो आपको होगी। आइए इसी क्रम में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज प्रारंभ करें और आपसे पुनः गुजारिश है कि आप लोग इस सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यकीन मानिए, परीक्षा में यहां से प्रश्न आपको मिलने की संभावना अत्यधिक है। आप अगर इन प्रश्नों को देखते हैं तो यकीन आप रखिए कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर या अच्छे प्रश्नों को हल करके आएंगे ही आएंगे। आइए इसी क्रम में हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस राज्य के मंत्री ने 14 अप्रैल को समानता दिवस या समतुला के रूप में मनाया? अब यहाँ पहला विकल्प दिया गया है तमिलनाडु, दूसरा दिया गया कर्नाटक, तीसरा दिया गया आंध्र प्रदेश, चौथा दिया गया है केरल। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। अब यही हम जान लें, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री जी हैं एम के स्टैलिन, इनके द्वारा 14 अप्रैल जो कि डॉक्टर वी आर अंबेडकर जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन आपका समानता दिवस या समतुला दिवस के रूप में मनाया। अब यहां समानता से क्या आशय है? समाज में ऊंच नीच, जात पात के भेदभाव को समाप्त करना, ये इसका उद्देश्य है। अगर हम यही बात कर लें बी आर अम्बेडकर जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से बी आर अम्बेडकर जी को कब सम्मानित किया गया था? तो 1990 ईस्वी में सम्मानित किया गया। साथ ही साथ स्वतंत्र भारत के पहले विधि और कानून मंत्री कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर जी थे। प्रथम विधि और कानून मंत्री कौन थे? तो ये बी आर अम्बेडकर जी थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ये बी आर अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर जी थे। साथ ही साथ तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन व्यक्ति थे? तो बी आर अम्बेडकर थे और तेज बहादुर सप्रू जी थे। साथ ही साथ अगर हम देखें कि 12वां डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है हर्षाली मल्होत्रा को 12वां बी आर अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सारे प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किसके द्वारा स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? पहला दिया गया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, दूसरा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तीसरा वित्त मंत्रालय, चौथा दिया गया आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। तो यहाँ विकल्प नंबर डी सही होगा, आवास और शहरी विकास मंत्रालय। अब आवास और शहरी विकास मंत्रालय से आप संबंधित समझिए कि ये स्वनिधि से समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो विगत दिनों जो कोविड काल चल रहा था, उस दौरान समाज के उस तबके को जो अपना रोजी रोटी डेली बेसिस पे जो कमाते थे उसी से अपना जीवन यापन करते थे। जैसे आप स्ट्रीट वेंडर को ले लीजिए, चाहे आप धोबी को ले लीजिए, नाई को ले लीजिए, मोची को ले लीजिए,
इन लोगों के पास सीमित संसाधन, डेली का जो अपना आमदनी होता था उसी से कार्य करते थे और लॉकडाउन के दौरान इनकी स्थिति दयनीय हो गई थी। इसी को सुधारने के लिए सरकार के द्वारा ये कोशिश की गई कि उनको कुछ धन मुहैया कराया जाए जिससे वो अपना रोजगार पुनः स्टार्ट कर सकें। इसी से संबंधित है स्वनिधि से समृद्धि योजना। और भारत के 126 शहरों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 126 शहरों में इसकी अनुशंसा की गई है। आइए दोस्तों इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। देखिए, जैसा कि आपसे वादा किया गया है कि हम लोग स्टैटिक करंट का जो जीके होगा उसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे, जिससे हमको भूलने का जो डर है वो कम हो जाए और परीक्षा में हम 100% आंसर करके आए। देखिए यहां दिया गया एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो PR श्रीजेश को। ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। G20 देशों का 2023 में अध्यक्षता कौन करेगा, तो ये भारत करेगा। और भारत के समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है, हर्षवर्धन श्रृंगला जी को समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। अंतरराष्ट्रीय मरु महोत्सव कहां आयोजित किया गया, ये राजस्थान में आयोजित किया गया। सौर ईंधन से संचालित पहला एयरलाइंस कौन है, तो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस सौर ऊर्जा से 100% संचालित होने वाला पहला है। EY एंटरप्रेन्योर अवार्ड ये फाल्गुनी नायर को दिया गया है। आइए दोस्तों इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। देखिए, हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए NHPC लिमिटेड ने किस जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। पहला दिया गया सोनभद्र, दूसरा विशाखापट्टनम, तीसरा चंबा, चौथा दिया गया उत्तराखंड। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका होगा चंबा होगा। ये चंबा किस राज्य का जिला है, तो ये हिमाचल प्रदेश का जिला है। अब एक शब्द यहां यूज हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन। ये जाने आज के समय में प्रदूषण सबसे बड़ा कारण बनके उभरा है, सबसे बड़ी समस्या बनके उभरा है और देश विदेश के सारे लोग जो हैं ये प्रदूषण से निजात पाने के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं उनको प्रयोग में ला रहे हैं। ऐसे ही जैसे पेट्रोलियम पदार्थ या प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर दोहन जो हो रहा है और इनकी जो क्षमता है वो दिन प्रतिदिन कम हो रही है, तो जो वैज्ञानिक वर्ग है उनका ये मानना है कि अगर हम किसी एक ऐसे युक्ति का उपयोग करना प्रारंभ कर लेंगे जिसका कम से कम प्रदूषण में प्रभाव पड़ता हो तो वो सबसे अच्छा होगा। इसी क्रम में ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन के रूप में यूज किए जाने की अनुशंसा की गई है। आइए अगर हिमाचल प्रदेश के बारे में देखें तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 15 अप्रैल 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था भारत के 18वें राज्य के रूप में। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के बारे में तो रोहतांग दर्रा या सिपकीला दर्रा ये कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रे से ही होकर जो रोहतांग सुरंग बना था अब उसका नाम अटल टनल रखा गया है, जिसकी लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर है। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला हिमाचल प्रदेश जो है भारत का एकमात्र राज्य है। पिनगंगा नेशनल पार्क कहां स्थित है, तो वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आइए अगर हम सोनभद्र के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में देखें तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों एकमात्र जिला है जो कि सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है, 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही साथ अगर हम विशाखापट्टनम के बारे में बात करें तो मिलन युद्धाभ्यास का आयोजन कहां किया गया, तो ये विशाखापट्टनम में किया गया। अगर उत्तराखंड के बारे में बात करें तो उत्तराखंड से
बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। देवों की नगरी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को कहा जाता है। साथ ही साथ लाइकेन पार्क कहां स्थापित किया गया भारत में? तो उत्तराखंड में स्थापित किया गया। पूछा गया है हर्बल पार्क स्थापित किया गया भारत में पहले किस राज्य में? तो उत्तराखंड में। साथ ही साथ लाइकेन पार्क, हर्बल पार्क और पॉलिनेटर पार्क कहां स्थापित किए गए? इन सारे का उत्तर जो होगा दोस्तों ये उत्तराखंड होगा। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम ने सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी के 80वां स्क्रॉच पुरस्कार प्राप्त किया? देखिए पहला दिया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दूसरा एनटीपीसी, तीसरा दिया गया है ओएनजीसी, चौथा दिया गया है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। तो यहां जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी सही होगा, ओएनजीसी। अब यहां से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बना है कि पहली ओएनजीसी की महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम अलका मित्तल है। अलका मित्तल है। अलका मित्तल है। यहीं पे आपको याद रखना है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो शोभा मंडल है। शोभा मंडल है। और एनटीपीसी की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था और ये विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसके जो प्रमुख हैं गुरदीप सिंह हैं। गुरदीप सिंह है। आपको यहां इस चीज को भी ध्यान रखना है, हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम माधुरीपुरी बुच है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम धती बनर्जी है। ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। जैसे ही परीक्षाएं आएंगी आप देखिएगा यहां से प्रश्न मिलना तय है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देखें। देखिए पुनः एक बार स्टैटिक जीके के रूप में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। जैसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिए जाने की बात की गई है? तो नरेंद्र मोदी जी। साथ ही साथ नारी शक्ति पुरस्कार डॉक्टर इला लोध जी को। अंतरराष्ट्रीय महिला शक्ति पुरस्कार रिजवाना हसन जी को। इनका संबंध बांग्लादेश से है और इनको 2012 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें 2021 का एसडीजी पुरस्कार किसे दिया गया? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को दिया गया। योग महोत्सव 2022 का शुभारंभ किसने किया? तो सर्वानंद सोनेवाल जो कि केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। इनके द्वारा योग महोत्सव का शुभारंभ किया गया और योग दिवस के 100 दिन पहले से इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत के विभिन्न शहरों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक योग के लाभ को पहुंचाने के उद्देश्य से। और ये किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो ये कार्य कर रहा है आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत। अगर हम यही बात करें कि योग दिवस कब मनाया जाता है, तो योग दिवस 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आपसे यह भी प्रश्न पूछा गया है कि भारत के बाहर योग विश्वविद्यालय किनके नाम पे और कहां खोला गया है? तो स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर यूएसए में खोला गया है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस भारतीय राज्य में महापाषाणकालीन पत्थर के घड़े प्राप्त हुए? अब यहां दिया गया पहला आपका असम, दूसरा दिया गया उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा दिया गया है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों यहां जो सही आंसर आपका होगा या आंसर नंबर ए होगा असम। असम राज्य में भारतीय पुरापाषाण के महापाषाणकालीन के पत्थर पाए के घड़े प्राप्त हुए। अब असम से संबंधित जानकारी कुछ इकट्ठा करें तो पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र राज्य है जो सभी राज्यों से, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। और असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ असम में ही
आपका जो काजीरंगा नेशनल पार्क है भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसमें जियो टैगिंग के द्वारा जानवरों की देखरेख या निरीक्षण किया जाता है। अगर हम यही बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में दोस्तों, तो जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश है। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें क्षेत्रफल के परिदृश्य में तो चौथे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आता है। साथ ही साथ अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो विधानसभा की 303 सीटें और लोकसभा की 80 सीटें हैं। और अगर हम अन्य जानकारी के रूप में उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी को देखें तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है वो बलिया है और पश्चिमी जिला जो है शामली है, उत्तर में आपका सहारनपुर है और दक्षिण में जो है ये आपका सोनभद्र है। अगर हम यही मध्य प्रदेश के बारे में देखें दोस्तों तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश को सोया सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और वनों का आवरण सबसे ज्यादा भारत में कहां है तो वो मध्य प्रदेश में है, लेकिन इस बात का यहां ध्यान रखना है क्षेत्रफल के परिप्रेक्ष्य में नहीं। साथ ही साथ अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में भारत में सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात का मृत्यु दर जो है वो सर्वाधिक मृत्यु दर शिशुओं का कहां है तो भारत में मध्य प्रदेश में है। साथ ही साथ अगर हम पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें तो गोरुमारा नेशनल पार्क कहां, राष्ट्रीय उद्यान गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है तो वो पश्चिम बंगाल में। जल्दापारा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है तो वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। साथ ही साथ दामोदर नदी जो पश्चिम बंगाल में बहती है उसे पश्चिम बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। देखिए हाल ही में आयोजित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता। यहां विकल्प सही कर लीजिएगा, ये DM गुकेश है। पहला विकल्प DM गुकेश है, दूसरा मैग्नस कार्लसन है, तीसरा आपका R प्रज्ञानानंद है और चौथा विकल्प विश्वनाथ आनंद है। तो यहां जो सही आंसर आपका होगा विकल्प नंबर C सही होगा, R प्रज्ञानानंद। अब हम यहां जाने कि ये जो रेकयाविक ओपन शतरंज है ये कहां आयोजित किया गया था तो दोस्तों ये आइसलैंड में आयोजित किया गया था, जिसकी अगर हम आइसलैंड की राजधानी की बात करें तो रेकयाविक जो है ये आइसलैंड की राजधानी है। और यहां पर R प्रज्ञानंद ने किसको, ये विजेता रहे और उप विजेता के रूप में कौन रहे तो DM गुकेश उप विजेता के रूप में रहे। अभी पिछले फरवरी माह में R प्रज्ञानानंद ने दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को पराजित कर दिया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो तीन ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को पराजित किया है। अब अगर हम विश्वनाथ आनंद की बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले ग्रैंड मास्टर कौन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले जो हैं वो विश्वनाथ आनंद है। साथ ही साथ राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। अब आपको एक प्रश्न ये भी जानना है कि मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां की जा रही है तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में किया जा रहा है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़े। देखिए यहां भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों को बार बार रिवाइज करना है, थकना नहीं है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आप जब तक सफल नहीं होंगे तब तक आपको अपना प्रयास और अपने प्रयास के साथ साथ अपना 100% देना ही होगा, क्योंकि सपना आपका है तो पूरा भी आपको करना है। आइए इसी क्रम में हम लोग देखें डोनेट ये पेंशन योजना किस मंत्रालय की से संबंधित है तो श्रम एवं रोजगार से संबंधित है। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन है तो ये रुद्र है। भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन है तो हंसा है, और हंसा का नया न्यू जनरेशन जो है ये भारत का पहला प्रशिक्षण विमान है। परम गंगा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहां पर लगाया गया तो IIT रुड़की में स्थापित किया गया, और ये 1.66
पेटाफ्लाक्स इसकी क्षमता है। साथ ही साथ इसको सी डैक के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। आइए इसी क्रम में आगे देखें। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए यहाँ विकल्प पहला दिया गया राहुल द्रविड़, दूसरा सौरभ गांगुली, तीसरा जयशाह, चौथा दिया गया रमेश पंवार। तो यहाँ जो सही आंसर आपका होगा दोस्तों ये होगा विकल्प नंबर सी, जयशाह। अब यहाँ आईसीसी क्रिकेट समिति से बात हो रही है तो हम यही जान लें कि आईसीसी क्रिकेट जो समिति क्रिकेट बोर्ड है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1909 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ आपको 1909 से आपको एक इतिहास से संबंधित घटना याद रखना चाहिए। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो 1909 ईस्वी में आया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय दुबई में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग वर्कले जी इसके अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं। साथ ही साथ अगर हम ये बात करें राहुल द्रविड़ जी के बारे में तो राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष के कोच हैं। साथ ही साथ सौरभ गांगुली जी के बारे में बात करें तो बीसीसीआई के प्रमुख कौन है? तो सौरभ गांगुली जी हैं। जबकि रमेश पंवार जी के बारे में बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम महिला के कोच के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो रमेश पंवार जी को नियुक्त किया गया है। आपको यह भी ध्यान रखना है अंडर 19 महिला विश्व कप किसने जीता? तो वो भारत ने जीता। किसे पराजित किया? तो इंग्लैंड को पराजित किया। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहां किया गया? पहला आपका ऑप्शन दिया है असम, दूसरा दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा पंजाब। तो यहाँ जो विकल्प सही है वो विकल्प नंबर ए सही है, असम। अब यहाँ हम देखें वाटर कॉन्क्लेव की बात हो रही है तो जल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम एक बार पुनः रिकॉल कर लें। जैसे अगर हम बात करें विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 2022 की थीम क्या है? तो अदृश्य जल को दृश्यमान बनाना। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहीं पर एसडीजी इंडेक्स में स्वच्छ जल की अनुशंसा किस रैंक पे की गई है? तो एसडीजी नंबर 6 पर स्वच्छ जल के बारे में कहा गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय इसके केंद्रीय मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा प्रदान किया गया। इसमें राज्यों में उत्तर प्रदेश को प्रथम, राजस्थान को द्वितीय तथा तमिलनाडु को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो बिल फ्रेड जो कि यूएसए के जल विज्ञानी हैं, इनको दिया गया। साथ ही साथ भारत के वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह जी को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कैच द रेन योजना का संबंध किससे है? तो जल शक्ति मंत्रालय से है। इसको किसने शुभारंभ किया? तो इसका शुभारंभ जो है रामनाथ कोविंद जी ने, राष्ट्रपति महोदय जी ने किया। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। देखिए यहां नारी शक्ति पुरस्कार 2020 दिया गया है जो कि 8 मार्च को 2020 और 2021 के लिए दिया गया।
इसमें दोनों पुरस्कारों में 14 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक दिवसीय क्रिकेट में कौन सी भारतीय महिला है जिन्होंने 250 विकेट प्राप्त किया है? तो ये महिला, इनका नाम है झूलन गोस्वामी। ये विश्व की एकमात्र खिलाड़ी है जो एक दिवसीय मैच में 250 विकेट प्राप्त किए हैं। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि मिताली राज ऐसी महिला हैं जो सबसे ज्यादा विश्व वर्ल्ड कप और वनडे टीम के रूप में, खिलाड़ी के रूप में उन्होंने प्रतिभाग किया है। साथ ही साथ 1000 एक दिवसीय मैच में भाग लेने वाला विश्व का एकमात्र देश कौन सा है? तो वो भारत है। साथ ही साथ अगर हम बात करें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो पुदुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आइए अगला प्रश्न देख लें। स्ट्रीट लाइट क्रिकेट वर्ल्ड कप के आयोजन की मेजबानी कौन करेगा? यहां पहला दिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा भारत, चौथा दिया गया सऊदी अरब। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा विकल्प नंबर सी होगा, भारत करेगा। अब स्ट्रीट लाइट क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन भारत कर रहा है, तो इसमें कितनी टीम भाग लेगी? तो टोटल 22 टीमें भाग लेंगी। कितने देश प्रतिभाग करेंगे? तो 16 देश प्रतिभाग करेंगे। और इस मैच में जो स्त्री और पुरुष, बालक और बालिका दोनों एक साथ इस मैच में खेलेंगे। साथ ही साथ इसका उद्देश्य जो है वो जन सामान्य में भाईचारे के भावना को विकसित करना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें 13वां विश्व कप का आयोजन 2023 में कहां किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम देखें अभी हाल फिलहाल में T20 वर्ल्ड कप महिला का खिताब किसने जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और ICC वर्ल्ड कप महिला, यह खिताब किसने जीता? ये भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इस बात को आपको ध्यान रखना है और आपको याद रखना है अंडर 19, पुनः आपको बताया जा रहा है अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप किसने जीता? तो वो भारत ने जीता। और किसे पराजित किया? तो वो इंग्लैंड को पराजित किया। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। देखिए डिजिटल स्किल रेडीनेस रिपोर्ट में प्रथम कौन है? तो ये भारत है। कौन है? भारत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पे जो भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट TFR जो था 2.1 था, उसमें सुधार हुआ है, ये 2.0 हो गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें राष्ट्रीय मातृत्व मृत्यु दर जो कि भारत का 113 था, अब इसमें 10 अंकों का सुधार हुआ है। 10 अंकों का सुधार हुआ है और अब इसका मान 103 हो गया है। अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना है सबसे अधिक सर्वाधिक मातृ मृत्यु दर कहां है? तो वो असम राज्य में है। और सबसे कम कहां है दोस्तों? तो इसको भी आपको याद रखना है, तो ये सबसे कम केरल में है। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, अत्यंत ही परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जरूरी है। आप इनको बार बार रिवाइज करिए। आइए अगला प्रश्न देख लें और ये सेशन का लास्ट प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रहा कृपाण शक्ति का संबंध किससे है? दोस्तों यहां विकल्प दिया गया, पहला ए सैन्य अभ्यास है, दूसरा गुरु गोविंद सिंह के उद्देश्यों का ग्रंथ है, तीसरा भारत का पहला स्वदेशी निर्मित वाणिज्यिक विमान है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यह एक प्रकार का सैन्य अभ्यास है। तो हम यहीं पर कुछ सैन्य अभ्यास देख लें। जैसे हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? तो चीन के साथ होता है। मालाबार किसके साथ होता है? तो 4 देशों के साथ होता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत।
आपसे स्लिनेक्स पूछ लिया जाए तो किसके साथ होता है, तो यह श्रीलंका के साथ होता है। मित्र शक्ति किसके साथ होता है, श्रीलंका के साथ होता है। सूर्य किरण किसके साथ होता है, तो यह नेपाल के साथ होता है। और सिम्बेक्स किसके साथ होता है, सिंगापुर के साथ होता है। जाइमेक्स किसके साथ होता है, जापान के साथ होता है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गरुण और वरुण युद्धाभ्यास किसके साथ होता है, तो फ्रांस के साथ होता है। शक्ति अभ्यास किसके साथ होता है, इंडोनेशिया के साथ होता है। वज्र प्रहार किसके साथ होता है, तो यूएसए के साथ होता है। काजिंद किसके साथ होता है, तो ये कजाकिस्तान के साथ होता है। आपको ये सारे बार बार ऐसे आप रिवाइज करेंगे, आप देखिएगा आपको याद हो जाएगा, आपको बर्डन भी नहीं पड़ने वाला। आइए लास्ट में हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए दोस्तों,